फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंटों को। आज हम लोग लिंग विद्यालय समाज का पाठ 10वां अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें अपना प्रकरण है जेंडर की रूढ़िवादिता की विशेषताएं। जो एक जेंडर है उसमें क्या क्या रूढ़िवादिताएं हैं, क्या क्या उसकी जो विशेषताएं हैं। इनमें सबसे फर्स्ट विशेषता आती है कल्पना आधारित प्रक्रिया। आप देखो, प्रत्येक इंसान अपने बारे में कुछ न कुछ कल्पना करता रहता है, जिससे कि वो आगे क्या उसके भविष्य में क्या क्या विचार होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, उन सब को कल्पना आधारित करता है। एक काल्पनिक अपने मन में विचार सोचता है और जो विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं वो एक काल्पनिक विचार होते हैं। और जबकि एक वास्तविक विचार वो होते हैं जो कुछ हमारे सामने जो हम कार्य करते हैं उसको किस प्रकार से किया जाए। तो ये एक, और आप देखते हो कि एंशिएंट काल से ये एक काल्पनिक या कल्पना के आधार पर हम जैसी कल्पना कर सकते हैं उसके आधार की एक प्रक्रिया ले आ रही है। दूसरा है अंधविश्वास की प्रक्रिया, सेकंड पॉइंट है अपना। तो इसमें आप देखते हो कि अंधविश्वास एंशिएंट काल से लेकर वर्तमान समय तक भी हमें अंधविश्वास देखने को लायक काफ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे वर्तमान समय में थोड़ा कम होता जा रहा है, जिससे कि हमारे देश या बल्कि संपूर्ण कुछ न कुछ स्थितियों के में बदलता जा रहा है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिक तरीकों से हमने अंधविश्वास को धीरे धीरे समाप्त किया, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है कि भाई क्या है अंधविश्वास। ये एंशिएंट काल से वर्तमान तक क्या है कि हमारे एक दूसरे की जो रीति रिवाज, जो जो भी कोई कार्य होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आधारित होते थे। इससे क्या है कि सभी लोग उसमें एक दूसरे विश्वास करते थे और वो एक क्या है कि अंधविश्वास फैलाता है। अंधविश्वास की जो क्रिया उसके अंतर्गत आते हैं, ये भी एक विशेषता है। अब अगली विशेषता आती है अपनी अज्ञानता की प्रक्रिया। इसमें सबसे मेन और मुख्य बात यह है कि जब अपन को किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, अपन को उस किसी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो अपन उस वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के बगैर उस चीज़ की अपन पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे तो अपना अज्ञानता ही है, या अधूरा ज्ञान पूर्ण रूप से कहीं पे काम नहीं आ सकता। तो आप इसमें देखते हो अज्ञानता जो एंशिएंट काल से लेकर वर्तमान समय तक कुछ लोग आज भी अज्ञानता हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सी योजनाएं आती हैं जिनका उन अजानकार लोगों को उनको इस चीज़ का पता नहीं पड़ता है, जिससे कि वो अज्ञानता होती है। उस समय में भी ये अज्ञानता थी और आज भी कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जानकारी अवेलेबल हो गई है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अवैज्ञानिक क्रिया। आप देखो जो जेंडर जो रूढ़िवादिता है, जो एक दूसरे की जो रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो परंपराएं चली आ रहे, उन परंपराओं का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होते हैं या वैज्ञानिक कोई दृष्टिकोण नहीं होते हैं, तो वो जितनी भी एक्टिविटी होते हैं, जो भी कोई कार्य होते हैं, वो सारे इस प्रकार के कार्य अवैज्ञानिक उसमें आते हैं, जिससे कि हमें वो कार्य देखने को मिलते जिनका कोई वैज्ञानिक जिन्हें साइंटिस्ट इफेक्ट वगैरह हमारे सामने आए। तो ऐसा इन चीज़ों का कोई नहीं आता है। रूढ़िवादिता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ अमानवीय क्रिया, आप देखते हो कि
जो रूढ़िवादिता है उसमें बहुत कुछ ऐसा आता है कि जो हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अमानवीय क्रिया रूढ़िवादिता क्या एक अंधविश्वास है। इसमें एक बालक और एक बालिका को दोनों को असमान रूप से उनको असमानता बरते जाते हैं, जबकि एक बालक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता है और एक बालिका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाती है। तो ये क्या है कि उन दोनों में असमानता और अमानवीय प्रक्रिया है, जिससे कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद अगली आती है लिंग भेद की प्रक्रिया। आप देखते हो इसमें जेंडर की जो विशेषताएं हैं, जो जेंडर की रूढ़िवादिता की जो वो विशेषताएं हैं, उनमें लिंग भेद आप देखते हो एक बालक और एक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। उसके साथ साथ वो आगे चल के एक लिंगी भेदभाव के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं। आप देखते हो जैसे कि जेंट्स वर्ग है वो प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहता है, जबकि लेडीज वर्ग है जो प्रत्येक क्षेत्र में बहुत पीछे रहता है। इन सब के पीछे कोई न कोई कारण आते हैं जो ऐसी असमानता की जो एक दूसरे का भेदभाव होता है वो सारा लिंगी भेदभाव के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगली विशेषता है अतार्किक। आप देखते हो जो रूढ़िवादिता होती है उसकी जो भी परंपराएं एक दूसरे से जिस पीढ़ी में चले आ रहे हैं उसमें अतार्किक जिसका कोई तर्क नहीं होता है। आप देखते हो जब कोई भी कारण होया तो जिससे कि क्या है कि अपन एक दूसरे के उसके पक्ष में अपन कुछ कर नहीं सकते, उसके तर्क नहीं कर सकते। आप देखते हो जो भी कोई रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जो भी कोई परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आती है, उनका कोई तर्क नहीं होता है, वो सारे अतार्किक होते हैं कि आप लोग किस लिए करते थे, हम इसलिए करते थे तो हम भी इसलिए इनको करने लग जाते हैं। तो ये अतार्किक। अगला है चहुमुखी विकास में बाधक। आप देखते हो चहुमुखी जो विकास है, जब तक अपन उस चीज को नहीं कह सकते चहुमुखी चारों ओर से संपूर्ण जो विकास होगा तो वो चहुमुखी विकास होगा। ये नहीं कि अपन एक क्षेत्र में विकास कर लिया तो केवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है तो अपन ने अपना व्यक्तित्व है उसको अच्छा किया है, न कि और अपन ने शिक्षा के क्षेत्र में या टेक्निकल जो अन्य क्षेत्र। तो इसमें आप देखते हो जो अंधविश्वास जो जेंडर रूढ़िवादिता है, ये जो एक बालक का संपूर्ण विकास हो सकता है, चहुमुखी विकास हो सकता है, और जबकि एक बालिका का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता। ये भी एक इसमें बहुत डेवलपमेंट में बाधक तत्व उत्पन्न करता है। और ये रूढ़िवादिता की जो अंधविश्वास था या हमारे उसमें
प्राचीन काल से लेके और वर्तमान समय से आज की स्थिति से कुछ सालों पहले तक ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि बालक तो कुछ भी कर सकता है जबकि एक बालिका कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है कि जबकि आप देख तो जिस एक कार्य को बालक कर सकता है उस एक कार्य को बालिका भी कर सकती है। आप पहले लोग एक बालक के बारे में कुछ सोचते हैं, लेकिन आजकल जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव हुआ है तो एक बालिका के बारे में भी लोग बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। अगला पॉइंट है आधुनिक विकास में बाधक। आप देखते हो जो आधुनिक विकास होता है इसमें भी इन चीज़ की जो बाधकता है, जब डेवलपमेंट होगा आप देखते हो आधुनिक जो डेवलपमेंट अपन अच्छे तरीके से करते हैं तो उसमें भी क्या है कि जेंडर जो लिंगीय भेदभाव है वो हमारे सामने विशेषता उत्पन्न करते हैं। जबकि इसमें आधुनिक विकास में भी यही है, जैसे कि वर्तमान समय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दो प्रकार की शिक्षा के माध्यम चल रहे हैं। प्रत्येक उसमें हमारे हिंदुस्तान में दोनों भाषा। लेकिन क्या होता है कि अपन बालक को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं और जबकि बालिका को हिंदी मीडियम में। ऐसा ही है जैसे कि आधुनिक विकास उसी के अंतर्गत आता है। भाई वर्तमान आगे आने वाले स्थिति या डेवलपमेंट कैसा होगा उसमें भी ये चीज़ हमारे सामने बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार की ये समस्या है। उसके बाद अगली विशेषता आती है अविकसित। प्रक्रिया आप देखते हो अविकसित जब तक अपन पूर्ण रूप से डेवलपमेंट या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते तब तक वो क्या है अविकसित पूरी चीज़ें जो एंशिएंट काल से लेकर वर्तमान समय तक हमारा देश अभी विकासशीलों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमारे पास जो रूरल जो एरिया है, ग्रामीण जो एरिया है वो पूर्ण रूप से विकासशील नहीं है या विकसित नहीं है। तो क्या अविकसित है बहुत सारी चीज़ें जो जेंडर की जो ये रूढ़िवादिता आती है इनमें अविकसित। जब तक हम लोगों को ये जानकारी नहीं होती है किसी क्षेत्र में कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस हिसाब से इसमें डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो इस चीज़ को सबको आप देखते आए हो। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो इनमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई जब तक अविकसित रहेगा तो देश में अनेक प्रकार की समस्याएं जो चलती आ रही हैं वो चलती रहेंगी। तो ऐसा हमें करना चाहिए कि पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। तो इसके बाद अपनी जो विशेषताएँ हैं जेंडर रूढ़िवादिता की ये तो ख़त्म होती हैं, इसके साथ आगे आता है जेंडर रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम। अब इसमें
आगे जेंडर रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम। तो आप देखते हो इसमें, तो सबसे पहले आता है इसमें शिक्षा संबंधी परिणाम। तो आप देखते हो शिक्षा संबंधी जो नाम है, सबसे पहले एक इंसान को किसी भी चीज़ की जानकारी, ये तो वो शिक्षा के बारे में पूर्ण रूप से वो शिक्षित होगा, या ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी तो कर सकता है, इतनी शिक्षा तो उसको अवश्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो आप देखते हो बहुत सारे, जब तक ये जेंडर रूढ़िवादिता है, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं एक लिंगी भेदभाव होता है, जबकि बालक को पढ़ाया जाता है, बालिका को नहीं पढ़ाया जाता। ये सबसे एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वर्तमान समय में इसको समाप्त किया जा रहा है। उसके साथ इसमें जो रूढ़िवादिता है, ये केवल एक पर्सनली व्यक्ति का नहीं था, संपूर्ण समाज का था। जैसे समाज कहता था समाज की कैसे स्थिति, उससे फिर लेकिन ये चीज़ हमने कुछ पूर्व देखे, जब गर्ल्स कॉलेज पास में या गांव में नहीं होते तो बाहर के गांव में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वर्तमान समय में इस समस्या को समाप्त किया जा सका है। जो रूढ़िवादिता है, ये विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र ने इसको धीरे धीरे समाप्ति की ओर दिया गया है। उनका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, वर्तमान समय में जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो रूढ़िवादिता के जो दुष्परिणाम है उनमें समाप्त हो रहे हैं, कमी आ रही हैं। रूढ़िवादिता के साथ साथ संपूर्ण भारत में साक्षरता दर पहले थे, लेकिन वर्तमान समय में जेंट्स और लेडीज दोनों की साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है कि आजकल जो रूढ़िवादिता के कारण सब लोगों को शिक्षा ग्रहण नहीं होती थी पहले, लेकिन वर्तमान समय में हो रही है। रूढ़िवादिता के कारण शिक्षा क्षेत्र में या कोई व्यावसायिक क्षेत्र में स्त्री को रोजगार प्राप्त नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान समय में सब कुछ उनके लिए प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है अपना, जो आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी परिणाम आप देखते हो, एक मनुष्य या इंसान जीव को कुछ करने के लिए स्वस्थ होना, किसी भी जीव हो जब तक वो स्वस्थ रहेगा तब तक वो कुछ कार्य कर सकता है। जब वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो संपूर्ण रूप से उसका माइंड या उसका शरीर जो भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। ये स्वस्थ रहना इस चीज़ के लिए आवश्यक है। आप देखते हो रूढ़िवादी समाज में सबसे पहले उत्पन्न आते स्वास्थ्य में एक पुत्र और एक बालक या बालिका में भेद स्थिति जन्म के साथ ही पैदा हो जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये सब कुछ समाप्त होने की कगार पे है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन डेवलपमेंट करेंगे या विकसित होते जाएंगे उसी पर
उसके साथ साथ आप देखते एक बालक को अच्छा भोजन दिया जाता था, तब की एक बालिका को नॉर्मली जो खाना अपने घर परिवार सारे लोग खाते हैं वो, तो ये सारे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे का उनका जो स्वास्थ्य संबंधी विकास, आप देखते हो अपन को स्वस्थ रहने के लिए एक संतुलित भोजन आवश्यक है। जब अपन को संपूर्ण रूप से संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। आप उसके साथ आगे इसमें रूढ़िवादिता समाज में धीरे धीरे चिकित्सा पद्धति का समावेश हुआ, तो धीरे धीरे इस चीज़ से हमें दूर होते, जिसमें क्या है कि स्वास्थ्य में सबको संतुलित भोजन मिलना लगा, और उसके साथ जो आवश्यकता है हमारे शरीर को उन सारी चीज़ों में महसूस हुई। और उसके साथ साथ आप देखते हो कि जो बालक अच्छा खाने खाते थे, बालिकाओं के लिए जैसा मिल जाए वैसा ऐसा रहता था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर होता है। उसके साथ अगला रूढ़िवादी समाज में बाल विवाह होते थे, लेकिन वर्तमान समय में बाल विवाहों में कमी आई है, लेकिन पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ लोग 1-8% तो साल में हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी बाल विवाह में रुकावट आई है। तो इन सब से क्या है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हम जब बच्चों का बाल विवाह कर देते थे तो उससे भी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता था। उसके साथ साथ जैसे जब अपन बाल विवाह हो जाएंगे तो बच्चों का बाल विवाह करते थे तो बहुत सारे उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती बोझ, तो उन सब से क्या है कि उनका स्वास्थ्य का संतुलन बढ़ जाता है, स्वास्थ्य के संबंधी, और वो संपूर्ण रूप से अपने जो फैमिली जो नियोजन है उसको सही रूप से सुचारू नहीं पाते थे। और उसके साथ साथ बालक बीमार हो जाते थे, स्त्री बीमार हो जाती थी, तो ये बहुत सारे प्रकार के हमारे समस्या देखने को मिलती थी रूढ़िवादिता के अंतर्गत। इसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था संबंधी परिणाम। आप देखते हो समाज में भी, सामाजिक उसमें भी आप देखते हैं एक लड़की में समाज पहले से ही भेदभाव करता आया, एक लड़के को अच्छा मानता था। हमारे समाज में बहुत सारी कुछ एक्टिविटियाँ, कुछ रीति रिवाज होती थी, जैसा कि आप मानते हैं कि पुत्र के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। कुछ कार्य होते थे एक पिता के करने के लिए, उनको उन कार्य करने के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है। ये हमारे एक अंधविश्वास था, एक सामाजिक जो परंपराएं थी, एक स्त्री पुरुष के बीच में क्या है कि इन कार्यों को स्त्री नहीं कर सकती, इस कार्य कर सकता है। एक हमारे समाज की मानसिक संकीर्ण सोच थी। उसके साथ साथ समाज में पुरुषों की तुलना स्त्री कम डेवलपमेंट होते थे, उस अधिक डेवलपमेंट होते थे। सारी चीज़ का व्यवस्था उसके बाद में रूढ़िवादी समाज में जो होता था उसमें अंधविश्वास का ज़्यादा कार्य रहता था। आप देखते हो कि अंधविश्वास में एक स्त्री पुरुष को आप
देखते हो समाज में कि स्त्री को पढ़ाना बेकार की बात है, बालिका को पढ़ाना कि इनको तो यहीं पे काम करना है, जबकि एक बालक को पढ़ लिख के आगे अच्छा बढ़ना है। ये सब चीज़ें हमारे उसमें देखने को मिलती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ और भी कुछ कारण होते थे। तो इनके साथ अगला पॉइंट आता है अपना आर्थिक प्रभाव। तो आप देखते हो आर्थिक प्रभाव एक स्त्री और एक उसमें पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। जबकि स्त्री एक घर में रहती है तो उसके पास आर्थिक अभाव हमेशा बना रहता है, जबकि एक जेंट्स बाहर की तरफ जाता है या बाहर से भी कहीं से भी कार्य करके आता था, उसके पास आर्थिक पैसों का वो रहता। लेकिन बहुत कुछ एक दूसरे को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में ये चीज़ देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे सुदृढ़ हुई तो आर्थिक प्रभाव में धीरे धीरे नहीं आई। लेकिन इसमें बहुत कुछ कार्य एक स्त्री और पुरुष दोनों को अपने सोच समझ के करने चाहिए। आर्थिक प्रभाव जब तक आर्थिक स्थिति हमारी सही रूप से संपन्न नहीं हो जाती तो हम देखते रहते हैं कि आज हमारे पास इस चीज़ की कमी है, कल उसकी कमी थी, वो पूरा कर ले। तो ये सब कुछ कार्य धीरे धीरे चलता है। जबकि आप देखते हो आर्थिक प्रभाव स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना आवश्यक है तभी। और उसके साथ समाज इस चीज़ को भी आज्ञा नहीं देता था, परमिशन भाई कि स्त्रियाँ आर्थिक डेवलपमेंट में उस समय आए। और उसके साथ जैसा कि आप देखते हो वर्तमान समय में पहले जो भारतीय किसान थे उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में डेवलपमेंट आर्थिक वो हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ इस स्थिति बेहतर बनी हुई नजर आ रही है। और पहले औद्योगिक धंधे जो रूढ़िवादिता के कारण औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, लेकिन आज और वर्तमान समय में औद्योगिक डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से होगा, अच्छे तरीके से होगा। पहले रूढ़िवादी समाज में संसाधनों के उपयोग की कमी थी, लेकिन वर्तमान स्वरूप में संसाधनों के उपयोग की कोई कमी नहीं है। जो भी संसाधन हमें किसी भी प्रकार के चाहिए वो वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। उसके साथ रूढ़िवादिता के कारण समाज में औद्योगिक क्षेत्र है, विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति नहीं हुई। ये सारे कुछ एक आर्थिक इफेक्ट में आते हैं, इकोनॉमिक भाव आते हैं। उसके साथ साथ रूढ़िवादिता है जो अंधविश्वासता की ओर, जिसके कारण वैश्वीकरण का अभाव है था, लेकिन वर्तमान समय में वैश्वीकरण बढ़ता है, विश्व के सारे देश एक दूसरे से आ रहे हैं। इसके साथ इसके आज हम लोगों ने जेंडर रूढ़िवादिता की विशेषता और दुष्परिणाम दोनों चीज़ें वो हो गए हैं। तो उसके और अब इसके बाद आगे का जो शेष बचा हुआ है उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।